हेलो बच्चों, कैसे हो आप। काबिल इंडिया चैनल पर आपका दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है। मेरा नाम ठाकर सिंह है। वैसे मुझे बच्चे प्यार से टीएस सर कहते हैं, तो आप भी मुझे टीएस सर बुला सकते हो। आज इस चैनल पर एक धमाकेदार शुरुआत करने जा रहा हूं मैं, और वो शुरुआत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। उनके लिए जो जनरल साइंस की जो सभी क्लासें हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अंदर जो क्लासें हैं, उनके जो टॉपिक हैं, उनके ऊपर सभी क्लासेस 1 बाय 1 यूट्यूब पे मैं फ्री डालने वाला हूँ। लगातार डालूंगा, आप 1 बाय 1 उनको देख सकते हैं। कोई पेड कोर्स नहीं। साथ में बच्चों जो मैं पढ़ाऊँगा ना, उसके नोट्स आपको हमारी काबिल इंडिया ऐप प्ले स्टोर से जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना। तो आप जब मैं पढ़ाऊँ ना, तो उस वक्त केवल पढ़ने पे ध्यान दें, समझने पे ध्यान दें। क्योंकि मेरे भी जो गुरुजी थे, एक गुरुजी थे, तो हमें पढ़ाते थे ना, जब हम लिखने लगते थे ना पेन से, तो वो रोक देते थे कि पेन नहीं चलेगा। वो सही कहते थे, क्योंकि जब ध्यान लिखने में हो जाता है तो समझने में कम रहता है। तो उसी हिसाब से मैं यही कहूँगा कि जब मैं पढ़ाऊँ, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, पूरे फोकस के साथ आप पढ़ें। साथ ही काबिल इंडिया ऐप पर नोट्स के साथ ही आपको वहाँ पे टेस्ट भी मिलेंगे। टेस्ट दोगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आप जब दोगे तो पता चल जाएगा कि ये टॉपिक हमने पढ़ा है। और अब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में आप सही करते हो उसके पॉजिटिव मार्क, और गलत क्वेश्चन करते हो उसका नेगेटिव। ऐसे करके कितने मार्क्स आपको मिलेंगे वो वहाँ पता चल जाएगा। साथ में जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्यूज करवाऊंगा, वो मैं यहाँ पे यहीं पे बोर्ड पे समझाऊंगा। जैसे टेस्ट के लिए मैं कह रहा हूँ, तो देखो टेस्ट आप बिल्कुल फ्री, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री टेस्ट देने को मिलेगा आराम से। बस आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी ऐप। अब ये चीज़ें कि मैं टेस्ट भी फ्री दे रहा हूँ और कंटेंट भी लगातार फ्री दे रहा हूँ, है ना। ऐसे नहीं कि 1-2 क्लास डेमो दिखा दी और उसके बाद में कोई पेड कोर्स है, ऐसा नहीं है। तो जैसे फ्री की बात करते हैं कि मैं जैसे यहाँ भी दे रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि फ्री का है कुछ कंटेंट, तो इसको हल्के में नहीं लें। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं, और मेरे पूर्व स्टूडेंट जो है ना, क्योंकि मैंने जब 11th-12th में उनको बच्चों को पढ़ाया है, तो वो बच्चे आगे सफल हुए हैं या ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मैंने उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए पढ़ाया है। और वो भी मानते हैं, जहाँ कहीं मिलते हैं पैर छूते हैं और सम्मान करते हैं, तो खुशी होती है। तो मेरे पूर्व स्टूडेंट कई डॉक्टर हैं, कई इंजीनियर हैं, और भी कई पोस्ट्स पर हैं। तो इस प्रकार से आप इसको हल्के में नहीं लें, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता हूँ मैं। जो जनरल साइंस की क्लासें होंगी ना, उनके अंदर मैं आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए पढ़ाऊँगा। फिर भले आपका बैकग्राउंड साइंस का रहा हो या नहीं रहा हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो या कॉमर्स के रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उनको इंटरेस्ट के साथ और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हूँ। जब कॉन्सेप्ट क्लियर करवा कर पढ़ाऊँगा ना, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जाए, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या करते क्या है, कुछ क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, ऐसा लगता है कि साइंस के इतने क्वेश्चन पढ़ लिए, याद कर लिए, तो कर ही देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जा सकता है। थोड़ा सा भी घुमा दिया तो आपने जो पढ़ा था ना, वो उल्टा हो जाएगा और वहाँ पे आप रॉन्ग करके आओगे, गलत करके आओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसके अंदर देखो, चाहे वो दिल्ली पुलिस, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, एनडीए के एग्जाम हो, सीडीएस के हो, रेलवे, है ना, रेलवेज के हो, या सीएपीएफ हो, स्टेट सिविल सर्विसेज हो, ठीक है, या फिर सेट सीईटी, कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर जो जनरल साइंस जो आएगी ना, तो उसके अंदर जो जनरल साइंस के टॉपिक होंगे, मैं जो पढ़ाऊंगा उन टॉपिक्स में से मान लो आपके कोई टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, तो उसको ना पढ़े, बाकी उस हिसाब से पढ़ते जाएं। मैं सारे टॉपिक्स दूंगा, तो आपको उसमें से चूज कर लेना है। बच्चों, आज के टाइम में यूट्यूब पे कई चैनल हैं, तो जनरल साइंस पढ़ने की बात आती है तो बच्चे सर्च करते रहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, किससे पढ़ें। मैं मानता हूँ कि कन्फ्यूजन है और बहुत सारी क्लासेस मिलती है, तो कन्फ्यूजन रहता है, पर मुझे यकीन है कि जब आप मेरे 2-3 क्लासें लेंगे और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप फिर मुझे छोड़कर जाने का आपका मन नहीं करेगा, और आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। साइंस आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, इंटरेस्टिंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और लगभग ऐसे समझो कि मैं आपको यहीं याद करवा दूंगा, है ना। इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आपको याद हो जाएंगे ऐसे कैसे, है ना, और बड़ा मजा आने वाला है। तो जैसे केमिस्ट्री की बात करें, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके अंदर अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग क्लासेज बनेगी। जैसे फिजिक्स में क्या नाम, केमिस्ट्री में देखो
पदार्थ और उसके गुण, मैटर एंड दियर प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। और परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रासायनिक बंध, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस, अम्ल, क्षार, लवण, टॉपिक, ठीक है, आप जानते ही हो जो आपके सिलेबस में वो सारे टॉपिक आ जाएंगे ना, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ये कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो मैं सारे टॉपिक्स आपके पास में अवेलेबल करवा दूंगा। हाँ तो बच्चों, वो तो क्लासेज आएगी, आप देखोगे, उसमें तो इंटरेस्ट आने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंटरेस्टिंग, जो मैं बात कर रहा था कि कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊंगा इसको, आप इसकी थोड़ी सी झलक देख सकते हो। इंटरेस्टिंग की बात यह है कि जैसे मान लो एक बात करें कि क्योंकि सिद्धांत है, दैनिक जीवन में भी साइंस का यूज होता है और उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। छोटा सा एक उदाहरण देखो, जैसे मान लो कपड़े सुखाने हो, आपने कपड़े धो दिए, है ना, और आप कपड़े सुखा रहे हो। जैसे मान लो सर्दी का टाइम है और आपके पास स्वेटर है, अब आप उस स्वेटर को धो लिया, भिगो लिया, अब उसको उठाते हो और उसको कैसे सुखाओगे आप, इस पे भी साइंस के कई सिद्धांत हैं, अलग अलग कैसे काम करते हैं। तो वो एग्जामिनर आपको कैसे भी घुमा के पूछ सकता है ना, कि जैसे कपड़े वॉशिंग मशीन में कैसे सूखते हैं, किस सिद्धांत से सूखते हैं, है ना। आप उसको, या फिर मान लो आपका कंबल है, उसको साफ करना चाहते हो, तो ये साफ कैसे करते हो, उसको जब डंडे से या किसी चीज़ से ऐसे मारते हो उसके, तो डस्ट क्यों उड़ती है। तो ये है, इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें साइंस का कौन सा फिनोमिना लग रहा है वो भी पता चल जाएगा, है ना। तो जैसे इसका देखता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे आपका मान लो कपड़ा है और कोई ऊनी कपड़ा है, आपका स्वेटर है, उसको आपने क्या कर लिया, भिगो लिया। अब इसको आप देखो कैसे कैसे सुखाते हो और साइंस कैसे कैसे यहाँ पे लागू होती है। इस कपड़े को जैसे आप उठाओगे, इसके अंदर देखो, उठाते ही इसमें से लगातार नीचे पानी गिर रहा है, ठीक है, लगातार नीचे पानी गिर रहा है। तो ये क्यों गिर रहा है पानी, उसमें से निकलकर पानी जा रहा है। यहाँ पे अलग है, क्या सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, कि पानी उस रेसों से होता हुआ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पानी नीचे खींचा चला जा रहा है और वो उसके कारण गिर रहा है। एक तो ये पानी कम हो रहा है। दूसरी बात, अब क्या करोगे, आप उसको पकड़ के थोड़ा सा निचोड़ोगे, मान लो हल्का सा, जब हल्का सा निचोड़ोगे तो क्या हुआ है, क्योंकि स्वेटर जो है ठोस है, तो जैसे ही वो अपनी जगह में समेटते हैं उसको, तो पानी वहाँ से हट जाता है, पानी चला गया। यहाँ पे अलग सिद्धांत है। जैसे मान लो एक आपके पास कोई बर्तन है या फिर जग है, उसके अंदर एक पत्थर का टुकड़ा डालो, तो क्या हो जाएगा, पत्थर अंदर, पानी बाहर, पूरा भरा हुआ है, उसमें आप एक पत्थर का टुकड़ा डालते हो तो पत्थर अंदर, पानी बाहर, यानी कि उसको जैसे आपने थोड़ा सा ऐसे निचोड़ा, पानी बाहर हो जाएगा। यहाँ पे अलग सिद्धांत है। फिर आगे देखो, उस कपड़े को पकड़कर आप ऐसे झटकते हो, तो झटकते हो तो पानी अलग होता है, चाहे आपका कोई भी कपड़ा हो, झटकने से पानी अलग, पानी की बूंदें ये फैलती है, अलग होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने झटका, यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी कि जड़त्व का नियम, जिसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, तो झटकने से क्या होता है, झटकने से क्या हुआ है, गति के फर्स्ट नियम से, गति के प्रथम लॉ से क्या हुआ है, वो पानी अलग हुआ है उससे, है ना, क्योंकि पानी उसमें था और आपने कपड़े को गति करवाई। तो जो कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, अर्थात वो पानी उसके साथ स्थिर था, आपने कपड़े को गति दी तो पानी अलग हो गया। यहाँ पे अलग तरीके से हो रहा है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ समझेंगे। दूसरा एक और देखो, अब मान लो उस कपड़े को आप ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमाते हो, ठीक है ना, ऐसे पकड़ के घुमाया भी होगा कभी, तो ऐसे घुमाते हो तो पानी की बूंदे इस कपड़े से ऐसे निकल कर दूर जाती है ना, दूर छिटकती है, दूर भगती है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अलग सिद्धांत लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ठीक है, इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। जैसे मान लो कोई पत्थर है, धागे से बांध के कभी आपने ऐसे घुमाया होगा, या वो टूट गया होगा तो कैसे गया, बाहर गया, और अगर आपने घुमा के छोड़ दिया तो भी वो चला गया। तो ये है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ही चीज पर कई साइंस के कई फिनोमेना लग रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको समझाऊंगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप आराम से जवाब दे सकते हो। जैसे तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि कपड़े कैसे सूखते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर जैसे ही कपड़ा भीगा हुआ है, अब इसमें आप सुखाते हो ड्रायर के अंदर, तो क्या होता है, वो तेजी से घूमता है। वही बात जैसे आपने कपड़े को पकड़ के ऐसे घुमाया था और पानी छिटक कर गया था दूर, ऐसे ही वॉशिंग मशीन में होता है कि वॉशिंग मशीन क्या करती है, उस कपड़े को तेजी से घुमाती है, तो वो छिटक कर पानी अलग हो जाता है। इस हिसाब से, इस मेथड से, यानी कि अपकेंद्रीय बल के कारण सूखते हैं।
तो ऐसे ही आपकी मम्मी मान लो दही भिगोती है और मक्खन निकालती है, वो कैसे होता है, वो भी यही है, अब केंद्रीय बल के कारण। तो ऐसे इंटरेस्टिंग भी होगा आपके साथ, है ना, इंटरेस्टिंग भी लगेगी साइंस और आपको समझ में भी आता जाएगा, है ना। एक ही चीज पर अलग अलग कैसे फिनोमिना लगते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर पता चल पाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप आराम से जवाब दे सकते हो। अब ठीक है, आपने कपड़े को ऐसे घुमा लिया, छिटक भी दिया और वैसे भी पानी भी निकाल दिया, अब आप उसको सुखा देते हो, तो नीचे अगर पानी गिर रहा है तो वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ अगर बच गया है तो गिरेगा। और अब फिर मान लो कहीं से नहीं गिर रहा, नीचे भी नहीं गिर रहा और आपने उसको सुखा दिया है। अब सुखा दिया है तो अब ये पानी गायब हो जाएगा, यानी कि आपका जो गीला कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, अब सूख जाएगा। कैसे सूख गया, यहाँ अलग है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। वाष्पीकरण यानी कि सूर्य की धूप से या हवा से, हवा चलती है वो उससे वाष्प यानी कि उसमें जो जल है ना वो वाष्पित होके उड़ रहा है, जा रहा है, वहाँ से चला गया और कपड़ा सूख गया। तो मतलब कपड़े को सूखने में कितने साइंस के अलग अलग फिनोमेना लग रहे हैं, है ना। तो ऐसे आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और एक 1 by 1 आप ऐसे सीखते जाओगे, समझते जाओगे। फिर क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जाए, जैसे केमिस्ट्री में देखो आपने तत्व की जो प्रतीक है ना, सिंबल है, वो देखे होंगे। जैसे देखो ये क्या है, CO, जानते हो क्या है ये। अब सब कहेंगे कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो इसको, ये भी CO है, ये भी CO है, दोनों में क्या फर्क है, इसमें O स्मॉल है जबकि इसमें O कैपिटल है। ये एलिमेंट है, तत्व है, और ये क्या है, ये यौगिक है। तो यहां देखो ध्यान से कि इनमें क्या फर्क रहा। जब भी तत्व होता है ना तो उसके सिंबल में क्या होता है, फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होता है, उसके बाद वाला जो होता है स्मॉल होता है, चाहे उसके बाद में एक और हो, तीसरा हो, वो भी स्मॉल होता है। ये तत्व की पहचान है। तो ऐसे आप तत्व को समझ सकते हो कि स्मॉल आया कंफर्म तत्व है, और अगर चाहे 2 ही लेटर का बना हुआ हो, अगर दोनों कैपिटल है तो आप भले उसका नाम नहीं जानते हो लेकिन आप कंफर्म हो जाओ कि वो क्या है, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। जैसे कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO ये कोबाल्ट है, ये एक तत्व है तो इसका नाम है कोबाल्ट, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ही। तो ये चीजें मैं आपको अच्छी तरह से जब समझाऊंगा तो आपको क्लियर होता जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखो एक और देखो, जैसे आपने ये सब जानते हो, इसको NaOH, इसको सब जानते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही इसको देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। यहां ध्यान से देखो, ये OH एक लग रहा है, इसमें OH 2 जुड़े हुए हैं और इसमें OH 3 जुड़े हुए हैं। तो फिर इसको इसकी तरह कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बोला, इसको एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, 3 जुड़े हुए हैं ना, तो इसको एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बोला। इसका रीजन है, देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 तरह से जुड़ता है, एक ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, 2 ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, इसलिए यहाँ पे मोनो और डाई, यानी कि एक जुड़ा हुआ है तो मोनो, 2 जुड़े हुए हैं तो डाई लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे NaOH के साथ एक ही तरीका है, कैल्शियम का OH के साथ जुड़ना एक ही तरीका है, अर्थात क्योंकि देखो Na ये तो होता है Na प्लस, और OH क्या होता है, ये एक आयन है, तो ये OH माइनस। तो सीधी सी बात है, ये प्लस है ये माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसको न्यूट्रल होने के लिए एक ही OH चाहिए, तो NaOH बन जाता है। ऐसे ही कैल्शियम का देखो, कैल्शियम के ऊपर 2+ होता है चार्ज, तो फिर इसको न्यूट्रल करने के लिए OH आयन जो आएंगे वो कितने कितने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा क्योंकि एक के ऊपर एक, माइनस एक ही है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए 2 OH चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब इसके ऊपर 2+ चार्ज है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए OH आयन 2 ही चाहिए, इसलिए इसमें डाई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी होगा, हाइड्रोक्साइड जब इसके जुड़ेगा, OH जब जुड़ेगा तो 2 ही जुड़ेंगे, इसलिए इसको डाई लगाने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं। और इसको देखो, इसमें एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है वो 3+ होती है, 3+,
इसको न्यूट्रल करने के लिए OH कितने चाहिए, इसको 3 OH चाहिए। ये देखो, तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम के लिए 3 चाहिए, इसलिए ट्राई लगाने की जरूरत नहीं है। जब इसके ऊपर 3+ चार्ज है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए 3 OH ही चाहिए, इसलिए इसको ट्राई नहीं लगाएंगे। इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यह है दाग सोडा, कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं, साबुन डिटर्जेंट के अंदर यूज होता है, वो है ये। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह है बुझा हुआ चूना। चूना मतलब चूना क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है, इस पर पानी डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं और ये घुलकर उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जिसको साधारण भाषा में कली भी कहते हैं। या ऐसे करोगे इसमें पानी मिला के फिर दीवारों पे पेंट कर दिया जाता है, जो वाइट कलर कर दिया जाता है ना, कली कर दी जाती है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले करते थे, आजकल तो कई प्रकार के पेंट आ गए हैं, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यह है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये जब पेट में एक तरह से ये क्षार है, दुर्बल क्षार, कमजोर क्षार है, बेस है मतलब, तो जब पेट में अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो डॉक्टर जो दवाई के रूप में देता है ना, वो ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब इंटरेस्ट के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है ना, ये तो कुछ नहीं है, तो ऐसे आप इंटरेस्ट के साथ बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे तो ये है, तो इंटरेस्ट भी आता जाएगा, दैनिक जीवन से समझते भी जाओगे, जुड़ते जाओगे और याद भी होता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब जैसे और बात करें कि जैसे जल की बात करें तो जल जो होता है उसका रासायनिक केमिकल नेम क्या है उसका, ये बताओ, रासायनिक नाम क्या है उसका, जल जो होता है। क्योंकि जल को देखो, जल, पानी, वाटर, और रासायनिक नेम यानी कि रसायन विज्ञान में उसको किस नेम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, वो आपको बताना है। अब आप शायद सभी उतावले हो रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि इसका रासायनिक नेम H2O, ये क्या है, ये तो इसका फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला है, अणु सूत्र है, कहने का मतलब इसके अणु का सूत्र है, ये फॉर्मूला है। तो ये इसका क्या नहीं है, रासायनिक नेम नहीं है। H2O तो इसका फॉर्मूला है। तो रासायनिक जो नेम है ना इसका, वो ऑक्सीडेन है। ऑक्सीडेन, IUPAC ने ये नेम निर्धारित किया है कि जल का जो है रासायनिक नाम ऑक्सीडेन, H2O। देखो ध्यान से, इसको वैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ऐसे ही H2O2, देखो H2O2, H2O और H2O2, थोड़ा ही फर्क नजर आ रहा है ना। ये जल है और ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन ऑक्साइड और ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये पीने के काम आता है, ये सब जानते हैं, ये इसको पी नहीं सकते। ये प्रसाधन जो है ब्यूटी पार्लर के अंदर, इनके अंदर यूज होता है, कहने का मतलब ये केमिकल। तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। देखो एक ऑक्सीजन जुड़ने से ही कुछ अलग चीज बन गई है, तो इसको कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे समझते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो थोड़ा सा फिजिक्स में देखो, आपने देखो वर्क, कार्य, W बराबर FS cos थीटा सुना होगा, ये क्या चीज है, यानी कि कार्य का सूत्र है ना। तो FS cos थीटा, तो ये कार्य के लिए FS cos थीटा क्या है, F यहाँ पे फोर्स है, बल है, और S क्या है, विस्थापन, और थीटा ये कोण है। तो ये ऐसा क्यों है, ये सूत्र ऐसा क्यों है, इस सूत्र में ऐसा क्या है, cos थीटा क्या चीज आ गई, क्या बल आ गई, इसको समझो ध्यान से। अब मैं जैसे इसको अब आपको समझाऊंगा, आपने पढ़ा भी हो, चाहे कोई साइंस बैकग्राउंड का ही हो, चाहे BSc की हो, कुछ भी किया हो, MSc की हो भले, लेकिन यहाँ देखो ध्यान से कि cos थीटा क्या है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। तो जो कार्य है ना, वर्क, वो FS यानी कि बल इंटू दूरी या विस्थापन और cos थीटा। ये जो cos थीटा है, जैसे मानो ये कोई बॉक्स है, यही बता देता हूँ आपको, जैसे मानो ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को आप खींच रहे हो, यानी कि बल लगा रहे हो। मैं आपको बताऊंगा कि बल क्या होता है, बल आगे बताएंगे, सीधी सी भाषा में तो अभी बता देता हूं कि बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। धक्का देना या खींचना, उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो जब इसके धक्का लगाएंगे या खींचेंगे, अर्थात फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो देखो ध्यान से,
अब ये जो कोई ब्लॉक है इसको आप खींच रहे हो या खिसका रहे हो, तो देखो ध्यान से, इसको अगर इधर ले जाना है, जैसे ये मान लो ये सरफेस है, इस तल के ऊपर खींचना है इसको, तो यहां से बांधो और रस्सी को पकड़कर इधर ही खींचो। देखो ध्यान से, क्योंकि बल क्या है, आपने पढ़ा होगा फोर्स, बल के बारे में पढ़ा होगा। बल क्या है, एक सदिश राशि है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर है, सदिश राशि है। तो देखो इसको इधर ही खींचेंगे और इधर ही ले जाना है और इधर ही खींच रहे हैं, तो मतलब इधर ही तो ले जा रहे हैं और इधर ही खींच रहे हैं, बल भी इधर ही लग रहा है और जो विस्थापन हो रहा है वो भी इधर ही हो रहा है। तो बल और विस्थापन दोनों के बीच में क्या है, कोई कोण नहीं है, अर्थात अभी 0 डिग्री है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0 का मान आप जानते हो कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, W बराबर हो गया F इंटू एस, और cos 0 का मान 1 होता है तो इंटू 1 यानी कि Fs। तो सीधी सी बात है, जो कार्य है ना वो F इंटू एस, कितना आपने बल लगाया और कितना ये खिसका, कितनी दूरी इसने तय की, उन दोनों का गुणनफल, ये तो समझ में आता है। अब देखो तो फिर इसको क्यों रखा गया है, जब ये सीधा इनका गुणा करना है, तो बस ये इसलिए रखा है कि कोई इसको खिसकाने के लिए सीधा ऐसे थोड़ी खींचता है, ऐसे ही नहीं खींचता। हो सकता है कि कोई इसको यहां से बांध के ऐसे खींच रहा हो, इधर से खींच रहा हो। तो देखो बल कहां लग रहा है, इस दिशा में, और ये खिसकेगा किधर, इस दिशा में। थोड़ा और रस्सी को ऊपर करके कोई खींचता है तो भी ये इधर ही खिसकेगा। तो बल इधर लग रहा है। अब की बार ये देखो, इसको मैं मिटा देता हूं। अब की बार देखो, बल लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन दूरी इसका जो खिसकना है वो इस दिशा में हो रहा है। तो ये दोनों के बीच में ये जो गैप आ गया, ये जो झुकाव हो गया, इस यहाँ पे कौन है, अर्थात थीटा। थीटा मतलब कितना डिग्री है वो डिपेंड करेगा कि आपने रस्सी को कितना ऊपर कर रखा है। यहाँ के बजाय रस्सी को आपने कितना किया है, यहाँ से कितना रस्सी को ऊपर उठाया है, ऐसे 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 यहाँ से खींच सकते हो। जब आप खींचोगे है ना, रस्सी को मान लो यहाँ से आप ऐसे रख सकते थे, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, तो किधर खींच रहे हैं, किस दिशा में खींच रहे हैं, तो उस हिसाब से ये थीटा का मान बदलता जाएगा। ठीक है, तो ये है वो थीटा। तो अब इसका रोल क्या है, जैसे मान लो इसको देखो, अगर ये थीटा कितना है, 60 डिग्री है मान लो, तो आप जानते हो cos 60 का मान कितना होता है, हाफ। तो मान लो आप 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो और यहाँ पे कितना कोण आ गया, 60 डिग्री। अभी तो ये कम है, आप मान लो रस्सी को इतना करके खींच रहे हो तो भी जाएगा तो ये इधर ही। लेकिन देखो फोर्स जो आप लगा रहे हो 10 न्यूटन का लगा रहे हो, लेकिन इस बॉक्स पे कम लगेगा। कैसे, यहाँ पे देखो ध्यान से, F इंटू एस, और cos 60 का मान कितना होता है, हाफ। तो ये जो 10 न्यूटन का आप लगा रहे हो वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू एस, मान लो कि 10 मीटर खिसक गया तो इंटू 10 और हाफ, तो गुणा कर दो, क्या हो गया, हाफ हो गया बल का। देखो ध्यान से, F का क्या हो गया, आधा, तो 5, एक तरह से 5 न्यूटन का बल ही काम कर रहा है अगर आप रस्सी को ऐसे रखते हो। तो अगर आप रस्सी को बिल्कुल उसी दिशा में खींचते हो जिस दिशा में इसको खिसकाना है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो 10 न्यूटन आप लगा रहे हो, 10 न्यूटन जो लगा रहे हो, पूरा पूरा लगेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका महत्व होता है। अब इसको कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से इसका मान कम ज्यादा हो सकता है। तो ये है, तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें आराम से आप कॉन्सेप्ट के साथ समझोगे। अच्छा, आप देख रहे हो, अभी भी अगर थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपने बचपन में एक खिलौना गाड़ी से खेले होंगे आप, है ना, खिलौना गाड़ी से खेले होंगे, और खिलौना कार है मान लो, और इस कार को आप यहाँ से बांध के और खींच रहे हो। तो देखो ध्यान से, इस कार को छोटे जब बच्चे थे आप, या कोई बच्चा देख लो, आप कोई चीज को बांध के वो खींचता है, तो देखो इस फर्श पे वो इधर ले जाना चाहता है इसको, तो जाना चाहिए इधर, तो बल भी इधर ही लगना चाहिए। लेकिन बच्चा क्या नीचे बैठ के थोड़ी खींचता है, वो इसको पकड़कर यहाँ से चलेगा, अर्थात फोर्स लग रहा है इसमें, इस दिशा में, बल लग रहा है इस दिशा में, गाड़ी चल रही है इस दिशा में, तो दोनों के बीच में क्या है, कोण जो आता है ना, ये है वो थीटा, इसको बोलते हैं cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो आप समझ में आया होगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो ये थीटा आता है, कोण आता है, ये जो झुकाव होता है, इसको cos थीटा कहते हैं। इसकी वजह से बल कम या ज्यादा होता है। एक और देखो फिजिक्स के अंदर इंटरेस्टिंग बात, जैसे मान लो पानी की कोई बाल्टी है ना, और इस बाल्टी के अंदर आपको, जैसे मान लो पानी भरा हुआ है, तो एक लोहे का गोला लो,
बिल्कुल ठोस पूरा का पूरा, है ना। आप जानते हो अगर इतना मोटा गोला ले लेंगे तो कितना वजन होता है उसके अंदर। अब आप इस पानी की बाल्टी में रखोगे तो क्या होगा, ये गोला तुरंत नीचे जाएगा, धड़ाम से नीचे चला जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात क्या हुई इसमें, इंटरेस्टिंग बात देखो यहाँ पे, ये क्यों डूब गया ये बताऊंगा अभी। और अब इसमें पानी की जगह आप क्या भर दो, पारा, Hg। अब यहाँ पे पानी को तो निकाल दो और यहाँ पे क्या भर दो, इस बाल्टी में पारा भर दो। पारा नाम तो सुना ही होगा, थर्मामीटर में भरा रहता है ना वो, या फिर जो जिससे बीपी नापते हैं ना, स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं उसको। तो उसमें जो चढ़ता है ना वो, उसको दबाते हैं और वो जो ऊपर चढ़ता है उसमें पारा रहता है, मरकरी रहता है, Hg जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन मरकरी। तो इसके अंदर अगर अब मरकरी भरी हुई है और ये गोला उठा के इसके अंदर डालेंगे तो आपको ताज्जुब होगी कि ये गोला इसमें तैरेगा, डूबेगा नहीं। इसके अंदर ये पैंदी में जाएगा नहीं, ऊपर ही तैरेगा। ये इसके अंदर पारे में डूबा क्यों नहीं, इसको समझो। इसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है इससे, है ना, लोहे से भी ज्यादा होता है, इसलिए इसमें डूबा नहीं। ये घनत्व का खेल है, डेंसिटी का खेल है। क्योंकि जल का कितना होता है, जल का होता है 0.997 या लगभग कह दो 1 ग्राम पर सेमी क्यूब, ठीक है। और लोहे का होता है 7.8 ग्राम पर सेमी क्यूब और पारे का होता है 13.6 ग्राम पर सेमी क्यूब। अब ये ग्राम पर सेमी क्यूब ये क्या है ये भी मैं बाद में बता दूंगा, अभी यहाँ पे काफी लंबा हो जाएगा, है ना। ये भी अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको कि है क्या मामला, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से आप तो अभी तो यहाँ समझो कि इसका घनत्व ज्यादा है, इसलिए लोहे से भी ज्यादा घनत्व होने के कारण डूबा नहीं। चीजें जिसमें डुबाया जा रहा है अगर उसका घनत्व ज्यादा है ना तो वो डूबेगी नहीं। इसलिए इस पारे से भरी बाल्टी में ये लोहे की गेंद, गेंद क्या, लोहे का हाँ गोला पूरा, इसमें डूबेगा नहीं, ऐसे तैरेगा, ठीक है ना। तो ये घनत्व के कारण हुआ है, डेंसिटी के कारण हुआ है। अब ये जो घनत्व है ना तो थोड़ा सा समझ लो कि घनत्व जो है वो क्या चीज होती है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। बाकी तो मैं जब ये चैप्टर आएगा घनत्व वाला वहां मैं और अच्छी तरह से बता दूंगा आपको कि घनत्व की कहानी क्या है। जैसे अभी थोड़ा सा आपको रियलाइज कराता हूँ और आपको लगेगा कि हाँ मजा आने लगेगा कि ऐसे भी होता है। देखो 1 लीटर का कोई बर्तन देखा होगा आपने, जिससे मान लो दूध वाला दूध आपको नाप के देता है ना। तो ये 1 लीटर का बर्तन है, मान लो ये नाप है 1 लीटर की। इस 1 लीटर के अंदर ऐसे समझो ये 1 लीटर नाप, और ऐसी सेम ऐसी नाप एक और ले लो, वो भी 1 लीटर की है, सेम ही है, एक ही कंपनी की बनाई हुई है, ठीक है। ये भी 1 लीटर की माप है। तो अब देखो कि डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होती है। घनत्व क्या होता है इसको थोड़ा समझो। यानी कि 1 लीटर का ये है, 1 लीटर का ये है, अर्थात इन दोनों का क्या है, वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम आयतन, दोनों का आयतन तो सेम हुआ ना। 1 लीटर इसमें आता है कोई पदार्थ, 1 लीटर ही इसमें आता है, तरल पदार्थ, दूध, पानी, कुछ भी। 1 लीटर इसमें आ पाता है, 1 लीटर ही इसमें आ पाता है। तो तरल पदार्थ का ही उदाहरण देके आपको समझाता हूँ कि घनत्व क्या चीज होती है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, आयतन समान है। तो अब देखो इसके अंदर तो डालो पानी, ये भी तरल है, और इसके अंदर डालो पारा, ये भी घनत्व, ये भी तरल है। दोनों ही लिक्विड है, तरल है। इनको इसमें डालो, इसको पानी से पूरा भर दो, इसको पारे से पूरा भर दो, मरकरी से। अब देखो ध्यान से, दोनों का वॉल्यूम आयतन 1 लीटर है, जबकि इसके अंदर आने वाली पदार्थ की मात्रा क्या है वो समझो। अब आपको लगेगा कि नहीं सर मात्रा तो 1 लीटर ही हुई ना। मात्रा लीटर में नहीं मापी जाती, मात्रा मापी जाती है केजी में, किलोग्राम में, अर्थात वजन के हिसाब से। तो देखो इसमें अगर आपने 1 लीटर पानी डाल दिया तो उसका वजन होगा 1 केजी भी नहीं होगा, यानी कि 997 ग्राम, पर फिर भी लगभग 1 केजी मान लो आप, ठीक है। सरल रूप से समझने के लिए इसको 1 केजी मान लो, तो इसका क्या हो गया, 1 केजी वजन हो गया, पानी डाल दिया तो। अब ऐसा ही सेम उसी कंपनी का बनाया हुआ 1 लीटर का जो ये बर्तन है, ये माप है, इसमें पारा डाल दो, पारे से भर दो, इसका वजन होगा अब 13.6 केजी, 13.6 केजी। अब देखो इसको उठाओगे 1 किलो जैसा वजन, इसको उठाओगे 13.5 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन लगेगा आपको। ये होती है डेंसिटी की पावर, ये होती है डेंसिटी। अर्थात उसी आयतन में कम पदार्थ है मात्रा में, केजी में, किलोग्राम में, क्योंकि 1 किलोग्राम ही है, उसी आयतन में
ज्यादा किलोग्राम है, अर्थात ज्यादा मास है इसमें, अर्थात मास मतलब द्रव्यमान। मास ये पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान कहलाता है मास। तो इसमें द्रव्यमान क्या है, उसी आयतन में ज्यादा, उसी आयतन में कम। तो जिसका उसी आयतन में ज्यादा द्रव्यमान है, ज्यादा वजन है, उसका घनत्व ज्यादा, इसका घनत्व कम। ऐसे ही अगर लोहे को पिघला के ऐसे ही बर्तन में, 1 लीटर वाले बर्तन में डाल दें, पिघला के लिक्विड रूप में डाल के भर दें उसमें, तो उसका वजन कितना होगा, उसका वजन जैसे अभी मैंने डेंसिटी बताई थी, तो उसका वजन हो जाएगा 7.8 kg। तो देखो कितना फर्क आया, उसी 1 लीटर में 1 kg वजन, उसी के अंदर 13.6 kg और उसी के अंदर 7.8 kg। कौन, लोहा भरा हुआ है। तो लोहे को लिक्विड करके, पतला करके, है ना, द्रव रूप में लेके भर दें, तो देखो फर्क आया ना। यह है घनत्व, ये होती है डेंसिटी की। घनत्व क्या चीज होती है, आयतन वही, द्रव्यमान अलग अलग। तो जिसका ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा घनत्व, जिसका कम द्रव्यमान कम घनत्व। ऐसे ही दूसरा और तुम घर पे भी करके देख सकते हो। 1 लीटर इस बर्तन में पानी डाल दो तो उसका वजन वही लगभग 1 kg, 997 ग्राम। अब इसी के अंदर वो डालो कि पानी लेके उसमें अच्छी तरह से काफी नमक घोल दो, अच्छी तरह से घोले जाओ, काफी नमक उसमें घोल दो, फिर भर दो, नमक का घोल भर दो मतलब। तो इसमें सादा पानी भर दो और इसमें वो नमक का घोल भर दो, तो देखो इसमें वजन में फर्क आ जाएगा। पानी है लेकिन ये नमक का घोल है, नमक घुला हुआ है, तो अब इसमें वजन वही 1 kg और इसमें 1 kg से ज्यादा हो जाएगा, अर्थात इसका घनत्व बढ़ गया। तो ऐसे पानी में अगर आप डूबते हो, किसी बड़े पाउंड में डाल देते हैं ऐसा पानी, या होता है, या ऐसे समझो कई जगह खारे पानी की जो लेक होती है ना, झील होती है, छोटी झील जिसमें बहुत ज्यादा नमक घुला हुआ है, खारे पानी की, काफी खारे पानी की है, उसके अंदर आप जाओगे तो डूबोगे नहीं, कहने का मतलब। तो इस प्रकार से ये थी डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो अब ये हुआ डेंसिटी के बारे में, तो ये हुई डेंसिटी। अब देखो एक और बताता हूं आपको। प्रकृति के अंदर मूल रूप से 4 बल पाए जाते हैं, 4 प्रकार के फोर्स, प्रकार के मतलब 4 बल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी लगाती है, कोई भी चीजों को अपनी ओर खींचती है, जिसमें इसको छोड़ता हूं तो ये नीचे जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो गुरुत्व त्वरण के कारण यानी कि पृथ्वी के कारण लग रहा है। दूसरा होता है स्थिर वैद्युत बल। तीसरा होता है नाभिकीय बल, यानी कि दुर्बल नाभिकीय और प्रबल नाभिकीय, 2 होते हैं वो, एक प्रबल नाभिकीय, एक दुर्बल नाभिकीय। तो ऐसे 4 होते हैं। चारों में से सबसे कमजोर बल कौन सा है ना, तो याद रखना सबसे कमजोर बल है गुरुत्व बल। अब पढ़ तो लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कह दो, है ना, या गुरुत्व बल कह दो। जो 4 बल मैंने बताए ना, उसमें सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल कैसे है ये मैं समझाता हूं आपको, कि यही कमजोर कैसे हुआ, ये इतना कमजोर कैसे है। देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूं, सीधा सा तुम्हें यकीन होने लग जाएगा। क्योंकि जो नाभिकीय बल है ना, वो तो पदार्थों में नाभिक के अंदर लगता है, उसको तो अपन देख ही नहीं सकते, उसको तो हम लोग देख ही नहीं सकते, तो उसकी तो क्या बात करें, उसको कैसे समझाऊं। जो देखा हुआ है ना उसका बताता हूं, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सर बात तो सही है। क्योंकि पढ़ तो लेते हैं पर पढ़ने में फिर कंफ्यूजन एग्जाम में आ गया है कि इनमें से सबसे कमजोर कौन सा है, तो आप इसको कैसे मानोगे कमजोर। आपको होगी कि ये तो थोड़ा भारी है, हम देखते हैं कोई चीजों को खींच लेता है, तो देखो कैसे ये कमजोर है। और तो फिर 2 ऐसे बल बताता हूं जो आपने देखा है, और उनमें से ये कमजोर है, तो 2 से तो कमजोर होगा, क्योंकि वो तो और भी ज्यादा पावरफुल है। इसको देखो, वो तो और भी मजबूत है, प्रबल है। गुरुत्वाकर्षण कैसे कमजोर है, तो इसके मुकाबले में दूसरे को लेता हूं, स्थिर वैद्युत बल को। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, स्थिर विद्युत की जिसमें आवेशों के कारण जो बल उत्पन्न होता है ना वो, और वो आपने भी किया होगा बचपन में, कि स्केल को बालों में ऐसे रगड़ के और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आपने उठाया होगा, उसमें जो स्थिर वैद्युत उत्पन्न हुआ है ना, ये जो बल उत्पन्न हुआ है उसकी वजह से ये कागज के टुकड़े उठकर क्या इसके स्केल के लग जाते हैं। आप कहोगे सर ये तो इतना ही तो कमजोर है, कागज के टुकड़ों को तो उठाता है बस, और चीज को तो नहीं उठा नहीं पा रहा। यहां समझो ध्यान से, ये जो कागज के टुकड़े हैं इनको गुरुत्वाकर्षण बल ने खींच रखा है, पकड़ रखा है, अपने बल से इस पृथ्वी ने उसको रोक रखा है। और ये इतने से स्केल के अंदर आप जब बालों में रब करते हो इसको, और इसमें आवेश उत्पन्न होते हैं, और उससे जो बल उत्पन्न हो रहा है, ये बल इस पृथ्वी से, इतने बड़े पिंड से, इस पृथ्वी से इन कागज के टुकड़ों को छीन कर अपनी तरफ कर लेता है, खींच लेता है। मतलब पृथ्वी से छीन लिया और अपने पास ले आया, हुआ ना पावरफुल, ऐसे समझो। इसलिए स्थिर वैद्युत जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा पावरफुल होता है। अब वो तो ये है कि वो आवेशों का जो है, कम एरिया के अंदर आवेशों का घर्षण से आवेश उत्पन्न हुए हैं, तो कम चीजों को, हल्की चीजों को उठाएंगे,
भारी, अगर बड़े रूप में आवेश उत्पन्न हो जाए तो वो बड़ी चीज़ों को उठाते हैं या फिर बड़ा कुछ करते हैं। जैसे बादलों की घर्षण से स्थिर वैद्युत की उत्पन्न हो जाती है, बिजली उत्पन्न होती है, वो आप जानते हो पृथ्वी पर तहलका मचा सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है, बिल्डिंगें गिरा देती है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे ये बल कमज़ोर है, स्थिर वैद्युत बल ज़्यादा पावरफुल है। और वो जो दो और बच गए वो तो इनसे भी ज़्यादा, वो तो स्थिर वैद्युत बल से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। दूसरी कई चीज़ें हैं जैसे सामने आएगी, जैसे जैसे सामने आएगी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और आप करोगे ऐसे करके साइंस इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। जैसे देखो सिलेंडर देखते होंगे आप, तो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर को देखा होगा आपने, सिलेंडर बेलनाकार होता है, बेलनाकार, इसका नाम ही सिलेंडर। गैस टंकी जो होती है या बेलनाकार होती है। तो ये बेलनाकार क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं है ना। तो ये जो गैस टंकी है या पानी का टैंकर है जो ट्रैक्टर से लग के जाता है, ट्रक के भी जो टैंकर जाता है वो भी आपने देखा होगा बेलनाकार होता है लगभग। तो ये इनका आकार ऐसे क्यों होता है, ऐसा ही क्यों रखते हैं, ऐसा चौकोर सा क्यों नहीं बना देते, है ना। और इसके अंदर क्यों नहीं पानी डाल देते, तो इसके अंदर क्यों नहीं डाल देते पानी, इसका भी रीजन होता है। सब चीजें साइंस के फिनोमिना से फिक्स होती है, ऐसे समझो कि उसी हिसाब से बनाई जाती है। तो इसका रीजन ये है कि इस बेलनाकार वस्तु में, कोई भी बेलनाकार जो चीज है, इसमें ज्यादा चीजें आ पाती है, अर्थात इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसलिए ये बेलनाकार बनाई जाती है ना। तो बेलनाकार चीजों में ज्यादा मात्रा में पदार्थ आता है, चाहे वो तेल हो चाहे वो गैस हो, समझिए ना। ऐसे ही पानी की टंकियां, जो सरकारी पानी की टंकी देखी होगी आपने, कितनी जैसे बेलनाकार होती है, वो ऊपर टांग के रखते हैं। ऊपर क्यों टांग के रखते हैं, इसका भी कारण है, फिजिक्स बताती है कि क्यों टांगा है, ऊपर ही क्यों ले जाके रखा उस टंकी को, नीचे क्यों नहीं रख दिया, बेलनाकार ही क्यों बनाया, चौकोर क्यों नहीं बना दिया, उसका भी कारण है। तो सब चीजों में कारण आगे जैसे चैप्टर में आता जाएगा, मैं अच्छी तरह से समझाता जाऊंगा। अभी तो इतना समझो कि जो बेलनाकार चीजें होती है ना, है ना, सिलेंड्रिकल होती है, उसका आयतन क्या होता है, उसी आयतन में ज्यादा पदार्थ आता है, यानी कि उसका आयतन ज्यादा होता है तो ज्यादा पदार्थ आएगा, सीधी सी बात है। तो उतने ही पदार्थ खर्च में बनाने में, मतलब जैसे लोहे से टंकी बनाई जा रही है तो लोहा कम खर्च होगा और उसमें मात्रा ज्यादा आ पाएगी पदार्थ की, है ना, उसका आयतन बढ़ जाएगा, इस हिसाब से बनाई जाती है। तो ऐसे सब चीजों को इंटरेस्ट के साथ समझाते चलेंगे, बताते चलेंगे, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, हर टॉपिक को इंटरेस्ट के साथ समझ में भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, ताज्जुब भी होगा। तो जब इंटरेस्टिंग बन जाती है ना कोई भी चीजें, वो याद जल्दी रहती है, रजिस्टर यहाँ पे जल्दी होती है। और फिर मैं बार बार जब उसको बता दूंगा तो वो याद हो भी जाएंगी, इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाएगी, तो आपको भी जल्दी से याद होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो फिर भले एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए, आप आराम से जवाब उसका दे दोगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चलो बायोलॉजी का और बता देता हूँ। बायोलॉजी में देखो, बायोलॉजी में जैसे बात करें हार्ट की, एक होता है हृदय की अपने स्पंदन दर, हार्ट बीट, इस स्पंदन दर, एक होती है श्वसन दर। अब एग्जाम में कभी होता है कि हार्ट बीट पूछ ली, हृदय की स्पंदन दर पूछ ली कितनी होती है, या फिर श्वसन दर पूछ ली। तो श्वसन दर कितनी होती है और ये हार्ट बीट, हृदय स्पंदन दर कितनी, श्वसन दर कितनी, अलग अलग होती है। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओ तो जैसे जो हृदय की स्पंदन दर है वो 72 बार, आपको पता है ना 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, तो 72 पर मिनट होता है। ऐसे ही पर मिनट जो श्वसन दर है, श्वास लेने की जो अंदर और बाहर करते हैं अपन, कितना होता है 18। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओ तो कि पूछ क्या रहा है, श्वसन दर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, हार्ट बीट पूछ रहा है। तो या तो आंकड़े तो सामने आ गए, 72 और 18 याद कर लिए, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए तो वहां पे 72 की जगह 18 करके आ गए। तो पूछ ये रहा है, आप 18 कर दिए, या फिर पूछ रहा है कि श्वसन दर कितनी, आप 72 कर रहे हो। तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, उस तरीके से समझाएंगे। तो जैसे देखो ध्यान से, तो इसमें रटने की क्या बात है, इसको आराम से समझो। जैसे हार्ट को देखो, आपके हार्ट को देखो कैसे धक 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 कर रहा है, या फिर यहाँ से नब्ज पकड़ के देखो, है ना, तो कैसे कर रहा है, कितना पंप कर रहा है, मतलब तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 1 मिनट में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। और एक अपना श्वसन देखो, श्वास देखो, तो क्या आप श्वास इतनी तेजी से ले रहे हो, आराम से ले रहे हो और आराम से छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, तो क्लियर है कि जो बिल्कुल धीमा हो रहा है वो ही हो सकता है 18, और जो तेज चल रहा है वो क्या हो सकता है 72। अर्थात हृदय की जो स्पंदन दर है वो 72 है। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपको आपके शरीर में देखो ना आप, तो कि ज्यादा चल रहा है तो सीधी सी बात है 72 यही होगा।
फिर ये ध्यान देना कि पूछ किसके लिए आ रहा है। सबसे अंदर पूछ रहा है वो स्लो चलेगी तो 18 होती है वो स्वस्थ व्यक्ति की। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं कि फिक्स यही होता है। आप कहीं अपनी मापने लग जाओ और वो सेम सेम नहीं मिले तो आप समझो कहीं बीमार तो नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। 70 की जगह आपको 72 की जगह 70 भी आपकी लग सकती है, 74 भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ सही नहीं हो, फिट नहीं हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे आप दौड़ोगे तो फिर 72 से बढ़ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ों को ऐसे क्लियरिटी के साथ समझ पाएंगे, क्लियर हो पाएगा, है ना। आप देखो आगे और देखो हार्ट की बात करें कि धड़कता है, एक बार में ये कितना ब्लड पंप करता होगा। पढ़ लिया मान लो आपने कहीं पे कि 70 ml पर मिनट करता है, 1 मिनट कि एक धड़कन में, यानी कि एक बार पंप करने में 70 ml ये ब्लड क्या करता है, पंप करता है 70 ml। तो पढ़ लिया, हाँ ठीक है 70 ml। लेकिन इसको थोड़ा रोचक बनाओ ना ताकि याद रह जाए 70 ml कितना होता है। अब जब इंटरेस्ट के साथ जोड़ दोगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। पर धड़कन में एक बार में कितना, 70 ml। एक बार जब ऐसे पंप होता है ना, अर्थात हार्ट अपना ब्लड को ऐसे दबाता है, पंप करता है, एक बार में 70 ml करता है। तो देखो एक बार में 70 ml। और अभी अभी आपने पढ़ा कि 1 मिनट में कितना पंप कर, कितनी बार करता है, कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो इसको 72 से गुणा करो, फिर उसको क्या हुआ 1 मिनट में, फिर उसको 60 से गुणा करो, फिर उसको 24 घंटों से गुणा करो। तो ऐसे करके अगर एक दिन का निकाले ना कि एक दिन में कितना ब्लड पंप करता होगा, तो ये करता है लगभग 7 से 7.5 हजार लीटर, या लगभग 7,200 लीटर। ये बहुत बड़ी बात है, 7,200 लीटर बहुत बड़ी मात्रा होती है। एक दिन में अपना हार्ट इतना ब्लड पंप कर देता है। कितना होता है ये जो पानी का टैंकर देखते हो ना, जो पानी सप्लाई के लिए टैंकर, जो टैंकर लेके चलते हैं पानी का, उतना पानी, उससे भी ज़्यादा, कहीं उसकी कैपेसिटी 5-6 हज़ार, 7,200-300 लीटर पर डे। तो हुआ ना रोचक कि हार्ट कितना काम कर रहा है पर डे, इतना ब्लड पंप कर देता है। ठीक है, तो इसको शाबाशी दिया करो, कंटिन्यू काम कर रहा है बिना थके। तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चीज़ें हैं और ठीक है पढ़ाते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन इंटरेस्ट के साथ जब इनको जोड़ देते हैं तो याद भी रहती है, रोचक भी लगता है, पढ़ने में मज़ा भी आता है। और आप क्वेश्चनों के आंसर भी, जब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आंसर आराम से दे सकते हो। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आगे जब क्लासें आएंगी 1 by 1 क्लासेज आपके पास आती रहेगी। एक क्लास फिर आ गई तो आप उसको पढ़ो करो, फिर जब भी होगा 2 या 3 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, जो भी होगा क्लास फिर डाल दी जाएगी। आप कंटिन्यू उनको पढ़ते जाएं, ध्यान से समझते जाएं। उनके जो नोट्स है वो ऐप में, हमारी ऐप में जाके वहाँ से फ्री में डाउनलोड करें। टेस्ट भी आप वहाँ पे दे सकते हो। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम साथ साथ चैप्टर के बाद में बताते जाएंगे, हल भी करवाएंगे, बताएंगे भी और उनको समझाएंगे कि इसका आंसर ये क्यों हुआ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको फुल एनर्जी के साथ में पढ़ाया जाएगा, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे। बस आपको इतना सा करना है कि इसको शेयर करो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। अब जब शेयर करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो थोड़ा सा काम करने में और भी अच्छा लगेगा और अच्छी मेहनत के साथ आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करवाएंगे, आपको कंटेंट देंगे, बहुत अच्छी तरह से फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप इतना ही है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है आपको, सीधा शेयर, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि वो जुड़ें, वो सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को बिल्कुल फैला दो, जल्दी से फैला दो और क्लासें लगातार आती रहेगी, है ना। जो भी क्लास आए उनको भी शेयर करो, है ना। तो इसको भी शेयर करो और दूसरी क्लासेस आएंगी उनको भी शेयर करते रहो और आप भी खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।